नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको ऑस्ट्रेलिया से तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। पहचान की ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरियाज में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। We had constructive discussions on strengthening our strategic cooperation in the sectors of mining and critical minerals. We identified concrete areas for cooperation and in renewable energy sector. We have decided to set up a task force on green hydrogen. Yesterday, I had useful discussions with Australian CEOs on investments in different areas. And in Business Roundtable today, I will discuss cooperation in trade, investment and technology. आज माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। Today, we signed the Migration and Mobility Partnership Agreement. This will further strengthen our living bridge. As I announced yesterday, for our continued deepening relationship, we will soon open a new Indian consulate in Brisbane, just as Australia has announced opening a new consulate in Bengaluru. फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। Friends, Prime Minister Albanese and I have in the past discussed the issue of attack on temples in Australia and activities of separatist elements. We discussed the matter today also again. We will not accept any elements that harm the friendly and warm ties between India and Australia by their... तो ऑस्ट्रेलिया से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। और सबसे पहले रुख राजधानी भोपाल का, जहां आज कोल जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम कई बड़ी सौगातें कोल जनजाति को दे सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, ऐसी भी संभावनाएं। उमरिया में रोजगार दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। करीब 2,26,000 युवाओं को लोन इसके जरिए दिया जाएगा। 271 करोड़ 48 लाख का अनुदान सीएम शिवराज सिंह चौहान बांटेंगे। प्रोत्साहन योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। और जिला मुख्यालय में भी रोजगार दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें के कर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और अगली खबर राजधानी रायपुर से है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन आज किया जाना है। आज विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। रायपुर के लिहाज से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस दीक्षांत समारोह का आयोजन रखा गया है। रायपुर से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में मौजूद रहने वाले हैं।
उनकी मौजूदगी के साथ ही दीक्षांत समारोह यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां एचईटी के संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी होनी है। आज रिमांड खत्म हो रही है। भोपाल के स्पेशल कोर्ट में आज पेशी होगी और कोर्ट ने 24 मई तक रिमांड की अवधि बढ़ाई थी। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और पहले रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने की वजह यही थी कि पूछताछ उससे की जा सके। कई बड़े खुलासे इस दौरान भी हुए और आज फिर से कोर्ट में पेशी होनी है एचईटी के संदिग्ध आतंकियों की। आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, एटीएस की तरफ से क्या रिमांड मांगी जाती है, इस पर भी संशय, या आगे पूछताछ अगर करवाना चाहता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो क्या कुछ कदम होंगे, तो इस पर भी संशय फिलहाल है। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आज कोर्ट की तरफ से क्या सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। और इधर बड़वानी की चर्चा करेंगे, जहां चलती बस में कंडक्टर की मौत हो गई है। चलती बस में कंडक्टर की मौत का वीडियो भी सामने आया है। बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। इंदौर से पुणे जा रही थी यात्री बस। खरगोन जिले के मगरखेड़ी के पास कंडक्टर को हार्ट अटैक आ गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अक्सर इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं, जो कि चिंताजनक विषय है। तस्वीरें आप देखिए, सकुशल बैठा है कंडक्टर और उसके बाद अचानक से हार्ट अटैक और इसी दर्द की वजह से कराहता है। आसपास जो यात्री बैठे हैं उसे सहयोग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा पाई। डॉक्टर ने जांच के बाद इस कंडक्टर को मृत घोषित कर दिया। सकुशल बैठा हुआ है कंडक्टर, लेकिन उसके बाद अचानक से मौत आ गई। और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली खबर ग्वालियर जिले से सामने आई है, जहां की भितरवार थाने में थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी चौकन्ने रह गए जब 2 सगी मासूम बहनें थाने पहुंची। दोनों अपने पापा से त्रस्त होकर थाने में शिकायत करने के लिए पहुंची थी और दोनों बच्चियों को थाना प्रभारी ने कुर्सी पर बैठाया, उनकी बात सुनी। बच्चियों ने थाना प्रभारी से कहा कि पुलिस अंकल पापा मम्मा को बहुत मारते हैं, उनको पकड़ लो। ये सुनकर थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा उनके घर पहुंचे। घर जाकर उनके मम्मी पापा से बातचीत की, दोनों को समझाइश दी। पापा जी क्या करते हैं आप? क्या मामला है? मेरा नाम मनु रावत है। मेरी मम्मा ने हमारे लिए कपड़े के लिए पैसे मांगे थे, तो पापा ने बोला मैं क्या कुछ जानते तो मैंने बोला तो मेरे को कुछ नहीं पता। मम्मा को हमारे लिए कपड़े के लिए पैसे चाहिए थे, तो पापा ने गुस्से में आपकी मम्मा को हथौड़ा मारा। अब कहाँ है मम्मी? मम्मा जी घर पे हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बस उनके थोड़े घुटने में दर्द है, तो चल थोड़ा कम पा रहे हैं। अब कहाँ आए हो आप लोग? हाँ? अब क्या चाह रहे हो आप लोग? मैं ये चाह रही हूँ कि उनके पापा ने उनकी मां को पटवारी दोनों ने बहुत मारा, घायल अवस्था। छोटी छोटी बच्चियाँ, जिनकी एक की उम्र 9 वर्ष की, 8 वर्ष की, दोनों रियल सिस्टर्स थी। बहुत ही प्यारी छोटी बच्चियाँ थी जो थाने में आए थे कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। बताया उन्होंने कि उनके माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और पिताजी उनकी माँ को डांट रहे हैं। तो उनकी बात को ध्यान से सुना और फिर उनके साथ उनके घर पर गए, उनकी माँ से भी चर्चा की। और इंदौर की चर्चा करेंगे, जहां द केरल स्टोरी फिल्म से मिली हिम्मत के बाद वापस लौटी हिंदू युवती के मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और राज्य की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बहुत सुखद संदेश है, वो युवती किसी षड्यंत्र में फंसने से पहले जागरूक रहकर अपनी रक्षा कर पाई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हम विभिन्न देशों की भी दुर्दशा को देख रहे हैं, तो इन सब बातों से आगाह समाज को भी करना है और सबका जीवन सुरक्षित हो, सम्मानित हो, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे, क्योंकि धर्मांतरण तो आखिर राष्ट्रांतरण है, ये किसी कीमत पे हो नहीं सकता। हमारे देश का अपना कानून बहुत मजबूत है, जरूरत है नागरिकों के जागरूकता की। कई लोग इस दौर से गुजरे हैं, अब उनकी भी कहानियाँ वो दमदारी से बाहर निकाल रहे हैं। पहले वो डरते थे, घबराते थे, कौन समझेगा हमारी पीड़ा, कौन हमारी मदद के लिए आएगा, कौन हमें सहानुभूति देगा, कौन हमें धुतकारेगा, इस बात का उन्हें डर रहता था। मगर अब उन्हें लग रहा है कि समाज उनके साथ खड़ा है। इधर कोरबा में बिजली कंपनी के रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। बीएसएनएल की बंद सिम को चालू करवाना राजेश सोनी को भारी पड़ गया।
ऑफिसर ने गूगल सर्च करके कस्टमर केयर का नंबर निकाला और उसे प्रोसेस करते हुए बताया कि मैसेज आने पर ओटीपी आएगा, वो उन्हें दे दें। 2 बार ओटीपी लेने के बाद तीसरी बार फिर मैसेज आया और इस बार मैसेज को ध्यान से जब राजेश ने पढ़ा तो पाया कि 25,000 रुपए क्रेडिट का जिक्र है इस मैसेज में। उन्हें समझ से देर नहीं लगी कि वे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने ओटीपी नहीं दिया और अपने खाते के डिटेल को चेक किया तो उसमें 2 बार में 90,000 और 25,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका था। अभी 2 दिन पहले मैं साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ हूं और बहुत परेशान हूं इस वजह से, क्योंकि उसने मेरा पूरा पैसा खाली कर लिया, बैंक से 1,15,000 निकाल लिया। और कारण ये था कि मेरा BSNL का सिम काम नहीं कर रहा था और ऑफिस से भी ठीक से उसका समाधान नहीं हो पाया, तो मैंने BSNL कस्टमर केयर ढूंढा गूगल में और उसमें जो मुझे फ़ोन नंबर मिला उससे मैं एक व्यक्ति से बात किया। उसने बोला कि हाँ मैं ठीक कर देता हूँ। उसने BSNL का ऐप खोलने को बोला, फिर बोला कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ वो डालो, फिर आप एक छोटा सा अमाउंट रिचार्ज करो ताकि मैं आपके खाते को जिंदा कर सकूँ। ठीक है, मैंने 12 रुपये का रिचार्ज करने के लिए जैसे ही डाला है वैसे ही मेरे पास में मैसेज आया कि आपका 25,000 रुपया ट्रांजैक्शन के लिए OTP भेजिए। तो मेरे को उस समय तुरंत शंका हुई और मैंने कहा कि भाई ये कैसे आ रहा है? तो उसने कहा नहीं सब ये आते रहता है, ध्यान मत दीजिए। और तत्काल मेरे को शंका हुई, तत्काल मैं फ़ोन को बंद कर दिया, लेकिन बाद में अपना अकाउंट देखा तो 1,15,000। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां NSUI प्रदेश सचिव पर चाकू से हमला हुआ है। मेहताब हुसैन को चाकू मारा गया। ओम दुबे और उसके साथियों पर आरोप है। एम्स में मेहताब का इलाज फिलहाल जारी। डीडी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई। रायपुर से बड़ी जानकारी, NSUI के अध्यक्ष पर चाकू से हमला हुआ है। एम्स में मेहताब का इलाज लगातार चल रहा है। सहयोगी युगल से हम ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती हुई रायपुर में, एक और बड़ा मामला। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में अब तक 250 से अधिक जो युवाओं को या फिर जो टीनेजर है उनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार आर्म एक्ट के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। कल उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि NSUI के प्रदेश सचिव हैं जो मेहताब हुसैन, उसे ओम दुबे और उसके एक जो साथी है उसने चाकू मारा है और चाकू किस बात को लेकर पे चाकू पर हमला किया गया है इसका पता भी नहीं चल सका है। फरार दोनों आरोपियों की तलाश डीडी नगर पुलिस है कर रही है और फिलहाल जो NSUI के जो प्रदेश सचिव है मेहताब हुसैन, उसे एम्स में उपचार के लिए भेजा गया है। उपचार वहां पर जारी है। किन बातों को लेकर के विवाद हुआ, पुलिस अब इसकी तहकीकात कर रही है। अगर हम चाकूबाजी की घटना की बात करें तो लगातार प्रदेश में चाकूबाजी की घटना है वो लगातार सामने आ रही है। मामूली बातों को लेकर के इस तरह से जो युवक है, टीनेजर्स हैं, वो हमला करते हैं और आखिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और जेल भेजती है। फिलहाल ये दोनों आरोपियों की तलाश है पुलिस है काफी सरगर्मी से कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। उज्जैन की रुचिका गर्ग को यूपीएससी में ऑल इंडिया 174वीं रैंक प्राप्त हुई है। रिजल्ट जारी होते ही गर्ग का परिवार खुशी से झूम उठा और रुचिका ने तीसरे अटेम्प्ट में सफलता हासिल की। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी वो और प्रयास करती रहेंगी, साथ ही ट्रेनिंग भी लेती रहेंगी। रुचिका से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। यूपीएससी के परिणाम जो हैं अब आ गए हैं। उज्जैन की रुचिका गर्ग हैं जिन्होंने 174 रैंक हासिल की है, जिसमें यूपीएससी में पास किया है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब जो है आगे क्या रूपरेखा रहेगी और कैसे जो आपकी सर्विस लगेगी तो उसमें कैसे जनता को सेवा देंगे आप? जी 174 रैंक पे, क्योंकि मैं जनरल हूँ, मुझे रेवेन्यू सर्विस मिलने की ज़्यादा चांसेस है। तो मैं चाहूँगी रेवेन्यू सर्विस मतलब आप इनकम टैक्स कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर, ऐसी चीज़ें बनते हैं तो आप कर सेवा में योगदान दे सकते हैं और चाहो तो आप वापस अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों का प्रयास करूँगी कि मैं ट्रेनिंग भी लूँ और फिर साथ में पढ़ाई भी करूँ। कितनी मेहनत करी आपने? रात दिन मेहनत करके प्रयास किया? हाँ, मेहनत इस एग्ज़ाम में मांगता है, मेहनत लगन मांगता है। मैं बस ये कहूँगी कि कंसिस्टेंसी इस एग्ज़ाम में बहुत मैटर करती है कि अगर आप हारो भी तो आप उठ कर कैसे खड़े होते हो हार के बाद भी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ होना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगी कि 3 अटेम्प्ट में मैंने कोशिश करा कि मैं कंटिन्यूसली मेहनत करूँ और मेरे साथ मेरे मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट करा, मुझे मेरे दोस्तों ने सपोर्ट करा, उन सब के सपोर्ट के बाद ही हो पाया। माता पिता का कितना योगदान रहा, क्योंकि पढ़ाई बड़ी टिपिकल रहती है, तो उसको लेकर कैसे आप पूरा कर पाए इसको?
मैं यही कहूँगी कि पापा भी मेरे बचपन से आइडल रहे हैं। उन्होंने मुझे यही बताया कि हमें देने की हमेशा भावना रखना चाहिए, कि अगर हम अच्छा पढ़ते हैं तो हम इस अच्छी पढ़ाई से समाज को क्या दे सकते हैं। तो एक वो चीज़, और मम्मी से भी मैंने बहुत चीज़, सहनशीलता, ये सब मैंने मम्मी से ही सीखा है। तो मम्मी पापा का इस प्रयत्न यही था कि वो मुझे पढ़ने का पूरा प्रयास दिया उन्होंने। लड़की होकर बहुत लोग रोकते भी हैं कि नहीं पढ़ो, इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना है, पर उन्होंने कभी नहीं रोका और हमेशा पढ़ने दिया जितना मेरा मन करा। ये थी रुचिका गर्ग, जिन्होंने बताया कि अब जैसे भी अब जो आगे सर्विस मिलेगी तो उसको जो है करेंगे, और साथ ही जो आम जनता की जो सेवा का मौका मिलेगा उसको कर्तव्य के साथ निभाया जाएगा। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और इधर शिवपुरी कलेक्ट्रेट में लिपिक सुरेंद्र यादव के पुत्र शिवम यादव ने भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। शिवम ने 263वीं रैंक हासिल की है। पुत्र की इस उपलब्धि पर सुरेंद्र यादव से पूरा परिवार उत्साहित है और इस खुशी के मौके पर परिवार मां राजेश्वरी के दरबार में धन्यवाद देने पहुंचा है। शिवम ने अपनी तैयारी दिल्ली में रहकर की, फिलहाल भोपाल में वो रह रहे हैं और सुरेंद्र यादव उनके परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और इधर रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने एक बार फिर से संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांग बुजुर्ग की मदद की है। दरअसल जन सुनवाई में अपनी पेंशन की मांग को लेकर एक दिव्यांग बुजुर्ग पहुंचा, जिसे देखते ही कलेक्टर का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत तहसीलदार के साथ सरकारी वाहन में बैठाकर प्रमाण पत्र बनवाने को उन्हें भिजवाया ताकि उसकी पेंशन दोबारा से शुरू हो सके। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय अधिकारी को भी साथ में भेजा है ताकि प्रमाण पत्र बने और जल्द से उसकी पेंशन शुरू हो। मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है जन सुनवाई, उसी के तहत हम कार्रवाई करते हैं। आज हमारे वहाँ बदवासा के एक बुजुर्ग आए थे जो जिनकी आंखों से उनको दिखता नहीं है, तो दिव्यांग जन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, उसके बाद आधार कार्ड बनवाना और पेंशन जैसी चीज़ों की उन्होंने मांग की थी। हमने तत्काल उसका त्वरित निराकरण भी किया है और सभी ऑफिसर को उनके साथ भेज के उनके प्रमाण पत्र और उनके जो भी आधार कार्ड इत्यादि बनाने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के करीब एक हिरण पानी की तलाश में भटकते हुए पहुंचा और कुएं में गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग की टीम ने हिरण को कुएं से बाहर निकाला। जिले में बढ़ती गर्मी के चलते लगातार वन्य जीव इस ओर आ रहे हैं। मुंगेली के लोरमी एसडीएम बंगले में 8 फीट लंबा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। तुरंत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सांप का रेस्क्यू किया गया। स्नेक रेस्क्यू टीम बंगले में मौजूद 2 और सांपों की तलाश कर रही है। तो सांप के रेस्क्यू की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोरमी एसडीएम के बंगले पर यह सांप निकला था। फौरन स्नेक कैचर्स मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस सांप को देखने के लिए भी भारी संख्या में भीड़ यहां पर इकट्ठी हो गई। बताया जा रहा है कि एसडीएम बंगले में 2 और सांप है जिनकी तलाश भी लगातार रेस्क्यू टीम कर रही है। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सांप को इसे जंगल में छोड़ दिया गया। 8 फीट लंबा सांप था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां पैरा में भीषण आग लग गई है। पैरा जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। निकुम गांव की पूरी घटना है, अंडा थाना क्षेत्र की पूरी घटना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से इस आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत चली, ये प्रत्यक्ष होता है। पैरावट में आग लगी थी। दुर्ग की ये तस्वीरें जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाती हुई नजर भी आती है, लेकिन पूरा पैरावट जलकर राख हो चुका है। तस्वीरों के जरिए भी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग रही होगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर फौरन पहुंची, फौरन इस आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू हुई, लेकिन फिर भी आग धीरे धीरे फैलती चली गई, पूरे पैरावट को चपेट में लिया और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर है, जहां राइस मिल में अचानक से आग लग गई है। चेचरापली गांव में राइस मिल स्थित है, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई। आग में 2 ट्रक और बारदाने जलकर राख हो चुके हैं। लाखों के नुकसान का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल अभी भी लगातार चल रही हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बलौदाबाजार की एक घटना, राइस मिल में आग लगी। आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार ये टीमें कर रही हैं। लाखों के नुकसान की आशंका है। 2 ट्रक जलकर राख हो चुके हैं, जबकि बारदाने भी वहां पर रखे हुए थे। बारदानों में भी आग लगी और वो भी जलकर नष्ट हो चुके हैं।
बलौदाबाजार की एक घटना, राइस मिल में अचानक से आग लगने की जानकारी सामने आई। किस वजह से हालांकि आग लगी, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, ये जांच का विषय। लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले यही कि इस आग पर काबू पाया जा सके, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। दमकल की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं आग बुझाने का, अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी है। तो आग में 2 ट्रक और बारदाने जल गए हैं, नष्ट हो चुके हैं। लाखों के नुकसान की आशंका। आग बुझाने का प्रयत्न लगातार दमकल की टीम कर रही है। तो बलौदाबाजार की तस्वीरें आप देखिए, राइस मिल में आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। राइस मिल में जैसे ही आग लगी, पास खड़े 2 ट्रकों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। उसके बाद बारदानों में ये आग पहुंची और बारदाने भी जलकर राख हो गए। लाखों के नुकसान की आशंका, और ये तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग रही होगी। चेचरापली गांव, जहां पर ये राइस मिल स्थित है। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खून से सनी वो दास्तां जिसके घाटी में ही दफन है राज। जब हुआ लाल आतंक का तांडव, 10 साल बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई कंपनीज के सीईओ से पीएम